इस्तेमाल करके बहुत ही ज्यादा जोर का मुक्का मारता है उस जायंट को, जो कि बहुत ही ज्यादा जोर का लगता है। मैं बता नहीं सकता कितना ज्यादा जोर का है, लेकिन उस अटैक की वजह से वो जायंट अपने नीचे खड़े उन दो जायंट के ऊपर गिर जाता है, जिसकी वजह से वो नीचे पड़े खड़े हुए जायंट भी गिर जाते हैं नीचे। और जिनुक बोलता है कि यही सही टाइम है, और वो वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देता है। और अब हम लोग देखते हैं एलिस को, जो कि बोल रही होती है कि मैं ये सब कुछ याद रखूंगी जिनुक, तुमने मुझसे इतना शर्मनाक काम जो करवाया है। और हम लोग देखते हैं कि एलिस को जिनहुक ने अननोन का मास्क पहना दिया होता है और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करने लग जाता है। और हम लोग देखते हैं कि एलिस अपनी स्किल ब्लड रोड का इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से वो नीचे पड़े हुए सभी जायंट को पकड़ लेती है। और जिनुक अपनी स्किल हाई सोर्ड स्किल का इस्तेमाल करके, हाई स्पीड सोर्ड का इस्तेमाल करके उन सभी जायंट को एक ही झटके में वहां पर खत्म कर देता है। और फिर अपनी डेमन किंग स्टेप स्किल का इस्तेमाल करके वापस से दीवार के ऊपर भी आ जाता है। और फिर वो एलिस को बोलता है कि उसने चाकू तो बहुत ज्यादा अच्छा बनाया है। फिर एलिस बोलती है, तो फिर ये सब कुछ तुमने इस चाकू को टेस्ट करने के लिए किया? और जिनो बोलता है कि अरे तुम रुको तो, देखती जाओ अभी यहाँ पर क्या होने वाला है। और फिर हम लोग देखते हैं वहां पर जितने भी सिपाही मौजूद होते हैं वो चिल्लाने लग जाता है कि हम लोग बच गए, वो भी इस ताकतवर आदमी की वजह से और इसके साथ में जो जादूगर है उसकी वजह से। और फिर हमें सिपाही एकदम से बोलते कि एक मिनट, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इस आदमी को वांटेड क्रिमिनल्स के पोस्टर के ऊपर देखा है। और वो ऐसा बोल ही रहे होते हैं, लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि वहां पर कोई आ जाता है जो सभी को साइड हटने के लिए बोलता है। और ये कोई और नहीं बल्कि ड्यूक और अब्राहम ही होते हैं। और ड्यूक आते ही बोलता है कि मैंने सब कुछ देखा, तुमने कैसे उस जायंट को हराया, और तुम एक पावरफुल मेज को भी अपनी टीम में शामिल करने में कामयाब हो गए। और अब्राहम सोचने लग जाता अपने मन में कि यहाँ पर लड़ाई होने वाले, तो मुझे तैयार हो जाना चाहिए, मैं अपने बेस्ट फ्रेंड का बदला भी ले सकता हूँ। लेकिन जिनुक बोलता है कि ठीक है, तुम लोग मुझे अरेस्ट कर सकते हो, आगे बढ़ो। और एलिस को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि एकदम से जिनुक क्या बोल रहा है। और ड्यूक हंसकर कहता कि एक मिनट, तुम ये किस बारे में बात कर रहे हो? तुमने तो हमें बचाया है, तुम एक हीरो हो, हमारे राज्य को बचाने वाले हीरो। और ये सब कुछ देखकर अब्राहम भी शॉक हो जाता है कि एकदम से इसको क्या हो गया। ड्यूक बोलता है कि चलो फिर तुम लोग इंपीरियल पैलेस में चलो मेरे साथ, और हम तुम्हें हमारे यहाँ की खातिरदारी दिखाएंगे। और ये बहुत ही ज्यादा स्माइल के साथ बोल रहा होता है ड्यूक जिनहुक को। लेकिन हम लोग देखते हैं कि एलिस को तो अब भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि यहाँ पर हुआ क्या है। और जिनहुक उसको देख रहा होता है कि एलिस कुछ प्रोसेस नहीं कर पा रही। और फिर वो बोलते कि चलो अब तुम किस चीज का वेट कर रहे हो। और फिर वो उनके साथ इंपीरियल पैलेस में चले जाते हैं। और हम लोग देखते हैं जिनहुक और एलिस को, जो कि अभी इंपीरियल पैलेस में आ चुके हैं। और फिर ड्यूक उनसे बोलता है कि तुम लोगों ने हमारे इस राज्य को बचाया है, तो तुम्हारा एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस पैलेस में। तो हमारे साथ जो आपकी पिछली मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ, क्योंकि इस टाइम पर हमारी जो सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा खराब है, जिसकी वजह से हम किसी पर भी इतनी जल्दी भरोसा नहीं कर सकते। तो आप समझ सकते हो, और अगर मुझे आपकी पावर का पहले से ही अंदाजा होता तो मैं आपको पहले ही अपनी टीम में शामिल कर लेता, क्यों है ना। फिर ड्यूक बोलता जिनुक से कि हमारे बीच में हुई उस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से तुम बहुत ज्यादा थक गए होगी, तो आज के लिए तुम आराम कर लो, और हम हमारी बातचीत को कल से जारी करेंगे, ठीक है। और फिर ड्यूक अपने सभी सिपाहियों को बोलता कि अरे जल्दी जाओ, हमारे कीमती गेस्ट के लिए एक अच्छे से अच्छा रूम प्रिपेयर करो, समझ गए, और उसमें किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। और ये सब कुछ होता हुआ अब्राहम देख रहा होता है, और वो अपने मन में सोचने लग जाता है कि थोड़ी देर पहले तो ये बंदा हमारी वांटेड लिस्ट में था, और अब इसको हमारे इंपीरियल पैलेस में इन्वाइट किया गया है, वो भी एक हीरो के तौर पर। ये मुझे कुछ ज्यादा ही मिस्टीरियस लग रहा है। और वो ये सब कुछ अपने मन में सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि उसके पीछे उसका दोस्त आ जाता है पीछे। और उसको देखकर अब्राहम बोलता है कि अरे तुम यहाँ क्यों आ गई? मैंने तुमको बोला था ना तुम ऊपर कमरे में ही रहो, चलो चल के ड्रिंक पीते हैं, और ये ड्रिंक मेरी तरफ से होगी, ठीक है ना। तो चलो ऊपर चलते हैं। और ये बोलकर अब्राहम अपने दोस्त को ऊपर के कमरे में ले जाता है। और फिर हमें एक बाथरूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एक वाइन की बोतल रखी होती है, और उस वाइन को कोई पी रहा होता है, और ये और कोई नहीं बल्कि हमारी एलिस ही होती है, जो कि इस वाइन को पीते हुए नहा रही होती है एक बाथटब में। और वो बोलती कि वाह, ऐसा लग रहा है कि अब मैं सच में जिंदा हूँ। और ये सुनकर जिनुक बोलता है बाहर से कि तुम्हें ये सच में इतना ज्यादा पसंद आया? और एलिस बोलते कि हाँ, मुझे इतना ज्यादा पसंद आया जितना मुझे मेरे क्लेन से बदला लेना आएगा। यार मुझे कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है नहा के, नहाने के साथ साथ वाइन पीना एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। और ये सुनकर जिनुक बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि एलिस को कुछ अच्छा लग रहा है। फिर जिनुक अपने मन में सोचने लग जाता है कि एलिस को एक फेलो मैजिशियन की तरह दिखाना बहुत अच्छा मूव था मेरा, और एम्पायर का जो एटीट्यूड है वो तो बदलना ही है, क्योंकि मेरे पास इतना ज्यादा पावरफुल मेज जो हो गया। और मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर मैं एलिस की इस वीडियो को
फीमेल अननोन के नाम से अपलोड कर दूं तो ये बहुत ज्यादा वायरल हो जाएगी और मुझे बहुत सारे कॉइन भी मिल जाएंगे और अननोन की जो फैन फॉलोइंग है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन ये कमीना ड्यूक, ये ड्यूक ने कब से मुझे डेविल कहना बंद कर दिया और मेरी तरफ मुस्कुराने लग गया, ये बात मुझे कुछ समझ में नहीं आई। जहां तक मुझे याद है, मैंने अरुण के जो मन की बात पढ़ी थी, मुझे वहां से उस स्पाई के बारे में पता चल गया था जो कि एम्पायर के अंदर है और ये और कोई नहीं बल्कि ये ड्यूक ही है कमीना। असल में ये जो स्पाई है म्यूरिम का एम्पायर के अंदर, वो और कोई नहीं बल्कि ड्यूक ही है। तो अपने मन में सोचता है कि ये एक सरदर्द की बात हो गई यार, अगर मैं अभी फेनहाइमर को बता भी दूंगा तो इस सिनेरियो में मेरा कोई भी फायदा नहीं होगा। और जहां तक मुझे इंपीरियल पैलेस के एटमॉस्फेयर को देखने से ये पता लगता है कि ड्यूक ने अभी तक अपनी बहुत सारी पकड़ इंपीरियल पैलेस के ऊपर जमा ली है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं ये सब कुछ कैसे साबित करूंगा कि जो ड्यूक ही है जो कि असली स्पाई है म्यूरिम का एम्पायर के अंदर। और वो ये सब कुछ अपने मन में सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी उसके दरवाजे पर नॉक होता है और जिन्हों को उसको अंदर आने की इजाजत दे देता है और फिर देखते ही बोलता है कि ओह तुम। और हम लोग देखते कि ये कोई और नहीं बल्कि अब्राहम ही होता है। और अब्राहम बोलता है कि हमारे बीच में जो इंसिडेंट हुआ था थोड़ी देर पहले, उसको भुलाने के लिए क्यों ना एक एक पैग हो जाए। फिर वो दोनों दारू पीकर बात करने लग जाते हैं और अब्राहम बताता अपने दोस्त के बारे में कि उसके दोस्त ने ये कहा है कि ग्रैंड स्वॉर्ड मास्टर बनने के बाद उसकी पहली बार इतनी ज्यादा बेइज्जती हुई है। और जिन्हों बोलता है कि ओह तो उसको मेरी तरफ से सॉरी बोल देना। और फिर अब्राहम जिनुक से बोलता है कि एक बात बताओ, मैंने सुना कि जो टावर के बाहर के लोग हैं वो अभी तक 10वें फ्लोर तक भी नहीं चढ़ पाए हैं। और फिर जिनुक बोलता है कि मैं यहाँ पर फेनहाइमर की रिक्वेस्ट पर आया हूँ ताकि तुम लोग जायंट के किले को जल्दी से जल्दी जीत पाओ। और फिर फेनहाइमर का नाम सुनते ही अब्राहम थोड़ा सा सोचने लग जाता है कि ओह तो तुम फेनहाइमर के बुलाने पर यहाँ पर आए हो। और जिनुक बोलता है तुम ऐसा एक्सप्रेशन क्यों दे रहे हो, मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ, तो तुम्हें तो खुश हो जाना चाहिए क्यों, है ना। लेकिन तुम्हारे एक्सप्रेशन से तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि तुम मुझे यहाँ पर देखकर थोड़ा भी खुश हो। और फिर अब्राहम बोलता कि लॉर्ड फेनेहाइमर वो पूरी तरीके से डेडिकेटेड है हमारे लिए और हमारे महाराज के लिए, और चाहे इसमें उनकी जान ही क्यों ना चली जाए। वो बहुत ही ज्यादा एडमायरेबल नाइट है हमारे एम्पायर के। लेकिन अभी के टाइम पर जो एम्पायर की सिचुएशन है उसमें एम्पायर टूटकर अलग अलग टुकड़ों में बिखर रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि अगर तुम जायंट की किले को जीत भी लोगे, वो भी विदाउट किसी प्रॉपर लीडरशिप के, मुझे नहीं लगता कि इससे भी कुछ बदलने वाला है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं पक्का श्योर हूं कि एम्पायर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा उस मार्शल आर्ट के लोगों के द्वारा। और ये बात सुनकर जिनुक हंसने लग जाता है और एकदम से बोल देता है, तो फिर तुम क्या सोच रहे हो, क्या तुम ड्यूक की पार्टी को ज्वाइन करोगे, वो भी इस बकवास से रीजन के लिए, और एम्पायर को धोखा दोगे। और ये बात सुनते ही अब्राहम की आंखें एकदम से शौक के मारे खुल जाती है और वो अपनी कुर्सी से खड़ा हो जाता है और कुर्सी पीछे की तरफ गिर जाती है। और जिन्हों बोलता है कि अरे अरे काम डाउन, शांत हो जाओ यार, मैं तो बस तुम्हारी अटेंशन पाना चाहता था, मैं तुमसे लड़ाई बिल्कुल नहीं करना चाहता। और अब्राहम बोलता है कि मुझे पता था कि तुम बहुत ज्यादा बोलते हो, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही हो गया और बातें अगर यहाँ तक पहुंची गई है तो चलो फिर सीधा मुद्दे की बात करते हैं। और फिर अब्राहम बोलता कि मुझे नहीं पता कि फेनहाइमर तुम्हें क्या दे रहा है, चाहे वो कुछ भी हो मैं तुम्हें उससे ज्यादा ही दूंगा। तो क्या तुम ड्यूक के लिए उस जायंट के कैसल को कॉन्करर कर सकते हो। और ये बात सुनने के बाद जिन्हों सोचता कि है ये क्या बात हुई, डबल डबल फायदा, मैं तो वैसे भी उसे कॉन्करर करने वाला था, अब ये भी मुझे इनाम देगा, बल्ले बल्ले। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहां पर जिन्हों बोल रहा होता है कि मैंने तुम्हारी स्टोरी सुनी अब्राहम के मुंह से। और फिर ड्यूक बोलता है कि हमारे एम्पायर की रिक्वेस्ट लेने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर ड्यूक बोलता है कि अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो जो कैसल है जायंट का उसके वेस्ट की साइड पर हमारे इंपीरियल पैलेस के लोग अभी भी हमला कर रहे हैं कैसल के ऊपर, तो अगर तुम्हें कोई भी मदद चाहिए तो तुम वहां पर जा सकते हो। तुम्हारी जर्नी के लिए तुम्हें गुड लक। और ये बात जिन्हों को कुछ समझ में नहीं आ रही होती कि ड्यूक उससे इतना अच्छा बिहेव कैसे कर रहा है, लेकिन फिर भी जिनुक वहां से चला जाता है। और फिर अब्राहम बोलता है ड्यूक से, क्या तुम्हें सच में लगता है कि कैंग जिनुक हमारी पार्टी ज्वाइन करेगा। और ड्यूक बोलता है कि अगर सच बोलूं तो इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता, बस तुम कमांडर को ये बात बता दो कि कैंग जिनुक उनकी तरफ आ रहा है और उन लोगों को इस मौके का फायदा उठाकर जायंट के कैसल को कैसे भी करके कॉन्कर करना है। और अब्राहम बड़ी टेंशन के साथ बोलता है कि यस सर, मैं अभी करता हूं उनको इन्फॉर्म जाके। और फिर हम लोगों को दिखाया जाता है कि जिनहुक अभी भी कल रात अब्राहम के साथ जो उसने बात की थी उन बातों के बारे में बहुत ज्यादा ध्यान से सोच रहा है और वो अपने मन में सोच रहा है कि क्या वो सच में ड्यूक की साइड में है, क्या वो सच में म्यूरिन के साइड में है। उसकी बातों से ऐसा तो नहीं लगता, उसकी बातों से ये पता लगता है कि उसका एम्पायर की बहुत ज्यादा परवाह है। तो आखिरकार वो है किसकी साइड में। और फिर हम लोग देखते हैं कि एलिस दिनुक से पूछ ही लेती है
क्या तुम सच में ड्यूब की साइड को ज्वाइन करने वाले हो? और जिनूक बोलता है कि अरे नहीं नहीं, पागल हो क्या? वो एक ऐसा इंसान है जो प्रोबेबली अभी यही सोच रहा होगा कि वो कैसे मेरा इस्तेमाल करके मुझे कूड़े में फेंक दे। तो चलो, रास्ते में जाते जाते कुछ सोचते हैं और हमें और भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी उस कैसल से रिलेटेड। फिर हम लोग देखते कि सीन एकदम से शिफ्ट हो जाता है होली किंगडम की तरफ, जहां पर कुछ सिस्टर टाइप की लेडीज प्रेयर कर रही होती हैं गॉड से, और टेरेसा वहां पर उनका आशीर्वाद ले रही होती है या फिर कहें कि ब्लेसिंग ले रही होती है। और तभी वो तीनों सिस्टर टेरेसा की तरफ देखते हुए बोलती कि ये तो कुछ यूनिक ही केस है, मैंने पहली बार ऐसा कुछ देखा है। और हम लोगों को दिखाया जाता है टेरेसा के अंदर दोनों तरीके की एनर्जी है, डिवाइन और डार्क, और वो दोनों एनर्जी आपस में फाइट भी नहीं कर रही बल्कि एक साथ रह रही होती है बिल्कुल शांति से। और ये देखकर वो बोलती कि ये तो बड़ी अजीब बात है, ये तो कुछ ऐसा हो गया जैसे दो मछलियां एक ही पॉन्ड में स्विमिंग कर रही हो। और ये सब कुछ देखकर वहां पर कोई आ जाता है और वो बोलता है कि रूल के हिसाब से तो मुझे तुम्हें अभी के अभी प्यूरिफाई कर देना चाहिए, लेकिन ये तुम हो तो मैं इसके बारे में तुम्हें जज नहीं करने वाली, क्योंकि तुमने कहा है कि ये सब कुछ ठीक है तो ये ठीक ही होगा। तो और हम लोग देखते हैं कोई और नहीं बल्कि हाई प्रीस्ट सबीना होती है। सब बहुत ही ज्यादा गिल्टी महसूस कर रही होती है क्योंकि उसके अंदर डार्क एनर्जी आ गई है, तो वो सॉरी बोलती है। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं सबीना टेरेसा के सर पर हाथ रखते हुए बोलती है कि इंटेंस लाइट के साथ एक क्लियर शेडो भी आती है। हो सकता है कि तुम्हारी डिवाइन पावर इतनी ज्यादा इंटेंस और प्योर हो, तो उसी की वजह से ये सब कुछ हुआ हो, तो तुम्हें इसके बारे में ज्यादा टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है मेरी बच्ची। और फिर सबीना बोलते हैं तो तुमने कहा था कि तुम यहाँ पर कुछ रिसर्च करने आई हो? और टेरेसा बोलती है कि हाँ। और फिर बोलती है सबीना तो फिर तुम इन बच्चों को भी साथ ही लेकर आई हो? और हम लोग देखते हैं कि वहां पर कैसी वहां से जा रही सभी सिस्टर्स के हाथ से पूजा की थाली छीन रही है, और वो बोल रही है कि अरे ये नहीं, ये पूजा की थालियां हैं। और वो जुड़ेलियो के सर पे प्लेट का टावर बना रही होती है और वो अपना एक नया रिकॉर्ड सेट करना चाहती है। लेकिन हम लोग देखते हैं वो ऐसा नहीं कर पाती क्योंकि जुड़ेलियो छींक मार देता है। और हम लोग देखते हैं कि सबीना बोलती है कि ये बच्चे मुझे बहुत ज्यादा परेशान करने वाले लग रहे हैं, क्या तुम सच में इनके साथ काम करने वाली हो? और टेरेसा बोलती कि हाँ, मैं अपनी कोशिश तो यही करूंगी, मैं तुम पर भरोसा कर रही हूँ क्योंकि तुम एक ऐसी बच्ची हो जिसके बारे में मैं परवाह करती हूँ। लेकिन तुम और कलर्जी को कैसे मनाओगी इस इन्वेस्टिगेशन के लिए, तुम्हारे पास क्या रीजन है? और फिर टेरेसा बताती कि उसके पास एक ऐसी खबर है जो कि उसके एक अच्छे साथी ने उसको दी है कि कोई तैयारी कर रहा है जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। और वो और कोई नहीं बल्कि 21st फ्लोर पर रहने वाले मार्शल आर्टिस्ट यानी कि म्यूरियम के लोग ही हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि सबीना बहुत ही ज्यादा टेंशन के साथ बोलती कि ये सब कुछ तुम्हारी डिवाइन विल का ही एक हिस्सा है। और उसको ऐसे बोलते हुए देखकर टेरेसा बोलती कि आप इतनी ज्यादा चिंता में क्यों लग रही है, आपको कौन सी बात परेशान कर रही है? और फिर सबीना बताती कि अब से थोड़े टाइम से ही एम्पायर के अंदर से बहुत सारे लोगों के मिसिंग होने की कंप्लेंट आ रही है, और जो लोग मिसिंग हुए हैं वो होली रेलिक्स के गार्डियंस है, सभी के सभी लोगों के साथ साथ अब वो सभी डिवाइन रेलिक्स भी, होली रेलिक्स भी गायब हो चुके हैं। और तुम्हें तो पता ही है हमारी म्यूरियम के साथ लड़ाई चल रही है और हमारे पास मैन पावर बहुत ज्यादा कम है, और तुम्हारा इस टाइम पर आना ये एक डिवाइन साइन है, तो मैं इन सब की इन्वेस्टिगेशन तुम्हारे ऊपर सौंपती हूँ। ठीक है टेरेसा? और टेरेसा बोलती कि ठीक है, मैं समझ गई। और हम लोग देखते हैं कि टेरेसा के पास जिन लोग का फोन आ जाता है, जिसको उठाकर जिन वही सारी बातें बताता है कि डिमोनिक ह्यूमन एसोसिएशन के लोग होली रेलिक्स को चुरा रहे हैं और वो समन करना चाहते हैं डीमंस को, जिसकी वजह से टेरेसा आधी से ज्यादा काम तो समझ ही गई है कि उनके जो होली रेलिक्स गायब हो रहे हैं, उनके गार्डन गायब हो रहे हैं, उनके पीछे डिमोनिक ह्यूमन एसोसिएशन का ही हाथ है। और जिनुक भी उसको यही बात बोलता है कि होली एम्पायर में रहकर तुम इसकी इन्वेस्टिगेशन करो और पता लगाओ कि डिमोनिक ह्यूमन एसोसिएशन के लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। हम मुझे पता है कि तुम होली एम्पायर को बहुत ज्यादा पसंद करती हो और उसको प्रोटेक्ट भी करना चाहती हो, तो अपनी पूरी जान लगा देना टेरेसा। और टेरेसा भी उसको बोलती है कि ठीक है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। और फिर हम लोग देखते हैं जुड़ेलियो बहुत ज्यादा बोर हो रहा है वहां पर, कैसी बोलते हैं टेरेसा को कि क्या अब हम लोग यहाँ से जा सकते हैं, जल्दी करो, हम लोग यहाँ पर बोर हो रहे हैं। और हम लोग देखते हैं कि वो सभी के सभी लोग अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने के लिए चले जाते हैं। और फिर हम लोग देखते हैं कि सीन एकदम से शिफ्ट हो जाता है गोगुमा की तरफ, जहां पर वो आंट हिल के ऊपर अपना लेवल अप कर रहा होता है टीबोन और उन सभी स्पिरिट्स के साथ, मतलब एलिमेंट स्पिरिट्स के साथ। और हम लोग देखते हैं कि टीबोन एकदम से बोलता है कि भाई मुझे लगता है कि मैंने बहुत ज्यादा लेवल अप कर लिया है, क्योंकि मैं अब बिना अटके कुछ भी बोल सकता हूँ। और गोगुमा भी बोलता है मच्छर, तो इसमें मैं क्या करूं? और उसकी ये बात सुनकर टीबोन थोड़ा सा उदास हो जाता है कि उसने इतना ज्यादा लेवल अप कर लिया है और फिर भी गोगुमा उसको थोड़ा भी भाव नहीं दे रहा है।
फिर हम लोग देखते हैं कि उन सभी के सामने समनिंग रिक्वेस्ट आ जाती है जिन्हों की, और वो सभी के सभी एलिमेंट स्पिरिट बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि फाइनली फाइनली उन्हें यहाँ से जाने का मौका मिल गया। और हम लोग देखते हैं कि टीबोन भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है समनिंग कॉल की वजह से, क्योंकि वो अब दिखाना चाहता है उसके मास्टर को कि उसने कितना ज्यादा लेवल अप किया है। और फिर हम लोग एकदम से देखते हैं जिन्होक की तरफ का सीन, जहां पर जिन्होक और एलिस टीबोन की तरफ देख रहे होते हैं, और टीबोन बोलता है जिन्होक को, तो मास्टर कैसा लग रहा हूं मैं, ये मेरी बहुत अच्छी फॉर्म है, माई एलिजेंट फॉर्म है ये। और हम लोग देखते हैं कि कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है और वो बहुत ही ज्यादा छोटा है, और वो बोल ही देता है ये बात कि मैं बड़ा नहीं हुआ हूँ और मुझे लगता है कि मैं अभी भी बहुत ज्यादा वीक हूँ। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? और जिन्हों बोलता है कि हाँ मुझे लगता है कि तुम्हें अभी बहुत ज्यादा दूर तक जाना है। वो बेचारे टीबोन को ऐसे ही छोड़कर जा रहे होते हैं, जिसकी वजह से टीबोन बहुत ज्यादा उदास हो जाता है, क्योंकि वो उसकी एक्सपेक्टेशन पर खरा नहीं उतर पाया। और एलिस बोल देती है, मुझे तो लगा कि तुमने गोगुमा को बुलाया, मुझे वो कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा। और जिन्हों बोलता है कि मैंने उसको आराम करने के लिए बोला है, लेकिन असल बात तो ये है कि गोगुमा ने उसकी कॉल को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि जिन्होक ने उसके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं किया था लास्ट टाइम पर। और फिर एलिस बोलती है कि तुम इस हड्डी के ढांचे को हमारे साथ क्यों लाए हो, और जिन्होक बोलता है कि तुम जल्दी ही समझ जाओगे कि मैंने ऐसा क्यों किया है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं टीबोन को टेस्ट करूं, तो मुझे टेस्ट करने के लिए शायद से उन लोगों पर टेस्ट करना चाहिए जो कई देर से हमारा छुपकर पीछा कर रहे हैं। क्यों, मैंने सही कहा ना? और हम लोग देखते हैं कि जिन्हों का कोई पीछा भी कर रहा होता है और उसको भी पता लग जाता है कि जिन्हों कौन के बारे में पता लग गया। और हम लोग देखते हैं कि टीबोन एकदम से चिल्लाकर बोलता है कि ओए कौन हो तुम लोग, बाहर आओ, मुझे अपने आप को मेरे मास्टर को प्रूफ करके दिखाना है। तो तुम सभी के सभी बाहर आ जाओ, मैं तुम्हें अभी ठिकाने लगाने वाला हूँ। और हम लोग देखते हैं कि जंगल में से बहुत सारे लोग उछलकर सामने आ जाते हैं जिनोक और टीबोन के, जिनको देखकर टीबोन बहुत ज्यादा डर जाता है और जिनोक के पीछे छुपकर बोलता है कि मास्टर ये तो बहुत सारे लोग हैं, मैं इनको कैसे संभालूंगा। और फिर वो बंदा जो सबसे पहले जिनोक के सामने आया होता है वो बोलता है कि डार्क एम्परर ने मुझे ऑर्डर दिया तुम्हें उनके सामने लाने का, और ये कोई और नहीं बल्कि शैडो क्लैन का चीफ व्हाइट स्नेक ही होता है। और फिर वो अपनी तलवार को निकालता है, जो कि बहुत ही ज्यादा लचीली तलवार होती है, पता नहीं क्या कपड़े से बनी हुई है ये, मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन वो बोलता है कि तुम्हें अब सजा तो मिलकर रहेगी, क्योंकि तुमने अपने आप को दिखावा किया कि तुम डार्क एम्परर के डिसाइपल हो। और तभी जिन्हों टीबोन को पकड़ता है और उसको पीछे की तरफ घुमाकर बोलता है कि तुम हमारे पीछे वाले असैसिन्स का ध्यान रखो, अब समय आ गया है कि ये दिखाने का कि तुमने कितना ज्यादा ग्रो किया है। और टीबोन बोलता है कि क्या आप सच बोल रहे हैं? और हम लोग देखते हैं कि एलिस भी लड़ाई करने के लिए तैयार हो चुकी है, और वो बोलती है कि सामने वालों को तो मैं ही संभाल लूंगी, मैं इन सबको मार दूंगी। और जिन्हों बोलता है ये नहीं नहीं, मारना अलाउड नहीं है। और एलिस बोलती है यही तुम क्या कह रहे हो, तुम जानबूझकर मेरे लिए इसको मुश्किल बना रहे हो। और हम लोग देखते हैं जिन्हों ऊपर की तरफ देखता है और वो बोलता है कि नहीं, मैं मुश्किल नहीं बना रहा हूँ, ये मेरा प्लान है, क्योंकि कोई है जो हमें देख रहा है, और वो कोई और नहीं बल्कि डार्क एम्परर खुद होते हैं, जो कि जिन्हों को वहां से देख रहे होते हैं और नोटिस कर रहे होते हैं। डार्क एम्परर भी जिन्हों की तरफ देखते हुए बोलता है कि इसकी हिम्मत कैसे हुई खुद को मेरा चेला बताने की, चलो देखते हैं कि अब ये कितना केपेबल है, ये क्या कर सकता है। और तभी हम लोग देखते हैं कि जो शैडो क्लैन का चीफ है व्हाइट स्नेक, वो अपनी स्वॉर्ड की आई को एक्टिवेट करके जिनोक के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है, जिससे जिनोक बहुत ही ज्यादा आसानी से बच जाता है। लेकिन जिनोक तभी नोटिस करता है और वो सोचता अपने मन में, क्या रेड कलर की क्यूआई स्वॉर्ड टेक्निक, मैं जितने भी ज्यादा मार्शल आर्टिस्ट से लड़ा हूं ये डेफिनेटली उन सभी में सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा, और इस लेवल की स्किल के साथ मुझे लगता है कि मैं इसका बहुत ज्यादा अच्छे से इस्तेमाल कर सकता हूं। और हम लोग देखते कि वो व्हाइट स्नेक बहुत ही ज्यादा तेजी से अटैक कर रहा होता है जिनोक के ऊपर, लेकिन जिनोक उसके सभी अटैक से बहुत ही ज्यादा आसानी से बच जाता है। और डार्क एम्परर भी उसकी इतनी ज्यादा स्पीड को देखकर बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाता है और वो बोलता है कि ये बंदा तो कुछ ज्यादा ही तेज है। और वो लियांग अपने मन में सोचते हैं कि जिन्होक बिक्सा से बच के रहो, क्योंकि जो उसकी तलवारबाजी है वो बहुत ही ज्यादा ट्रिकी है। और हम लोग देखते हैं यहाँ पर बिक्सा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है, क्योंकि उसका एक भी अटैक नहीं लग रहा होता, और वो बोलता है कि तुम मेरे सारे अटैक डोज कैसे कर रहे हो। और फिर एकदम से वो अपनी तलवार को हवा में फिर से घुमाने लग जाता है और फिर से जिनूक के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। और वो बोलता है कि इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, हाँ। और फिर वो अपनी स्किल ब्लड एक्सप्लोजन को एक्टिवेट करके जिनूक के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है, जो कि उसके हिसाब से उसकी बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्किल है। लेकिन जिनूक उस अटैक से भी बहुत ही ज्यादा आसानी से बच जाता है और वो बोलता है कि अरे तुम तो कुछ कह रहे थे ना, तुम तो मुझे अपने साथ ले जाने वाले थे, क्यों, मैंने सही कहा ना। और हम लोग देखते हैं कि जिनूक अपने मन में उसके अटैक से बचते हुए सोचने लग जाता है, क्या ये सच में मेरी फीलिंग है या फिर ये बंदा सीरियसली मेरे ऊपर अटैक कर रहा है और मुझको ये कमजोर लग रहा है। और बिक्सा भी यही सोचता है कि ये क्या हो रहा है,
मैं तो अपना पूरा कर जोर लगा रहा हूँ, लेकिन ये बंदा मैं इसको छू भी नहीं पा रहा। ये बंदा आखिर किस लेवल पर है। और वो एकदम से अपने पीछे कुछ नोटिस करता है और उसका एक जो सिपाही है वो हार चुका है। और हम लोग देखते हैं ये किसी और ने नहीं बल्कि टी-बोन ने ही हराया होता है। और वो बोलता है कि ओए, मैं दिखता छोटा हूँ लेकिन मैं कमजोर नहीं हूँ, मैं बहुत ज्यादा पावरफुल हूँ। और हम लोग देखते हैं कि फिर से टी-बोन उनके साथियों के साथ लड़ने लग जाता है। और ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा शौक हो जाता है बिक्सा, और वो बोलता है कि क्या एक स्केलेटन मेरे लोगों को हरा रहा है, ये कैसे हो सकता है। फिर एलिस बोलती है अपने आप को लकी समझो कि मेरे कॉन्ट्रैक्टर ने मुझे मारने के लिए मना किया, वरना तुम सभी के सभी लोग अब तक तो मौत के घाट उतर चुके होते, समझ गए तुम। और ये सब कुछ देखकर वो भी बहुत ज्यादा शौक हो जाता है, मतलब बिक्सा भी बहुत ज्यादा शौक हो जाता है कि क्या मेरे बचे हुए बंदों को इसे एक लड़की ने हरा दिया, ये आखिर कैसे हो सकता है। फिर उसको आवाज आती है जिनोक की, जो कि बोल रहा होता है कि तुम्हारे छोटे मोटे गुंडे तो हार चुके हैं, क्यों ना अब तुम्हें टेस्ट पर लिया जाए। और हम लोग देखते हैं कि जिनोक बहुत ही ज्यादा सीरियसली उसकी तरफ बढ़ रहा होता है उस पर अटैक करने के लिए। जो ये सब कुछ देखकर बिक्सा एक टाइम के लिए तो बहुत ज्यादा डर जाता है, लेकिन अगले ही सेकंड वो उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है दोबारा से। और जिनुक फिर से उसके सभी अटैक से बचने लग जाता है और उसकी तरफ बढ़ने लग जाता है उस पर अटैक करने के लिए। फिर हम लोग देखते हैं कि जिनुक अपनी स्किल ग्लेशियर फॉर्मेशन को एक्टिवेट करके बिक्सा के पांव को वहीं के वहीं जमा देता ताकि वो वहां से हिल ना पाए। लेकिन हम लोग देखते हैं कि बिक्सा अपनी स्किल डिफेंसिव स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करता है और उस बर्फ को तोड़ के बाहर निकल जाता है। और फिर वो बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि ऐसी ट्रिक मेरे ऊपर काम करेंगी। लेकिन वो ये बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी उसके सामने जिनुक एकदम से बहुत ही ज्यादा तेजी से आ जाता है अपनी स्किल डीमन किंग सोर्ड स्टेप का इस्तेमाल करके, क्योंकि उससे उसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ जाती है। और वो उसके सामने आकर अपना एक मुक्का प्रिपेयर करता है डार्क एनर्जी के साथ। और वो बोलता है कि वो बर्फ वाली स्किल तो सिर्फ तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। फिर जिनहुक अपनी स्किल डार्क हेवनली डीमन आर्ट स्किल को एक्टिवेट करता है और उसको बहुत ही ज्यादा तेजी से मुक्का मारने वाला होता है। और उस मुक्के को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर बिक्सा अपने मन में सोचने लग जाता है कि ये तो डार्क एम्परर की स्किल है, ये कोई और बंदा कैसे इस्तेमाल कर सकता है। और हम लोग देखते हैं कि जिनुक के उस अटैक की वजह से वहां पर बहुत ही ज्यादा बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। और उस ब्लास्ट से जो धुआं हुआ है, उस धुएं के हटने के बाद हम लोगों को पता लगता है कि डार्क एम्परर ने खुद आकर पिक्सा को बचा लिया है जिन्हों के उस वार को रिफ्लेक्ट करके। और बोलता है डार्क एम्परर कि बहुत हो गया, अब तुम रुक जाओ, समझ गए तुम। डार्क एम्परर को वहां पर देखकर एलिस और टीबोन बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं, चिंता में भी होते हैं। और टीबोन तो बोल ही देता है, मास्टर क्या मैं इसे मार दूं, बताओ आप। और जिनुक बोलता है कि नहीं, तुम दोनों वहीं खड़े रहो, अटैक मत करना इसके ऊपर, समझ गए तुम। और जिनुक अपने मन में सोचने लग जाता है, तो तुम फाइनली यहाँ पर आ ही गए, हाँ। और फिर जिनुक हमें बताता है कि जब टावर ऑफ ट्रायल रियलिटी नहीं बना था, सिर्फ एक वर्चुअल रियलिटी गेम था, तो डार्क एम्परर ही उन लोगों में से एक था जिनके साथ जिनो खुलकर बातें कर सकता था। और जिनो का ये बहुत ही ज्यादा अच्छा दोस्त भी था उस टाइम पर। और जिनो अपने मन में बोल रहा होता है कि तुमसे दोबारा मिलकर बहुत ज्यादा अच्छा लगा मेरे दोस्त। और तभी हम लोग देखते हैं कि जिनो अपनी स्किल आई ऑफ ग्लटनी का इस्तेमाल करता है ताकि वो डार्क एम्परर के स्टेटस बार को देख सके। और फिर हमें डार्क एम्परर के स्टेटस बार के बारे में दिखाया जाता है। और लेवल गैप बहुत ज्यादा होने की वजह से कुछ ज्यादा जानकारी तो नहीं मिलती, बस एक दो स्किल के बारे में ही दिखाया जाता है हम सभी को। और हम लोग देखते हैं कि डार्क एम्परर के सामने आने की वजह से बिक्सा जो बहुत ज्यादा शर्मिंदा है, क्योंकि उसके मास्टर को उसके सामने आना पड़ा उसको बचाने के लिए, और वो उसका काम भी पूरा नहीं कर पाया। और डार्क एमली बोलता है कि अरे कोई बात नहीं, खड़े हो जाओ, मैंने बिना कुछ जाने पहचाने ही मैंने सीधा ऑर्डर दे दिया कि उस बंदे को लेकर आओ। मैंने ये भी नहीं देखा कि वो बंदा कितना ताकतवर हो सकता है, तो इसमें मेरी भी गलती है, तो तुम खड़े हो सकते हो, समझ गए तुम। और फिर डार्क एम्परर जिन्हों की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचने लग जाता है कि इस आदमी ने बिक्सा को इतनी ज्यादा आसानी से हरा दिया, और तो और इसके पास एक ऐसा क्रीचर भी है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। वो तो शुक्र है कि इसकी जो पावर है उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं, लेकिन अगर ये कभी भी अपनी फुल पावर को अचीव कर पाई तो मुझे भी इसको रोकने में बहुत ज्यादा परेशानी होने वाली है। फिर डार्क एम्परर जिनुक से बोलता है कि तुम्हारी स्किल तो बहुत ज्यादा अच्छी है, तुमने बिक्सा को ओवर पावर कर दिया, वो भी इस लड़की को अपना माना सप्लाई करते हुए। और जिनुक बोलता है कि तुम सीधे सीधे ये भी तो बोल सकते हो कि मैं जीत गया, क्या ये तुम्हारे मार्शल आर्ट वर्ल्ड के लोग सीधी सीधी बात करना नहीं जानते। और ये बात बताओ मुझे कि तुम इतने बड़े एल्डर हो और तुम अपने जूनियर की फाइट में इंटरफेयर करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। और जिनुक को ऐसे बात करता हुआ देखकर पिक्सा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि डार्क एम्परर से तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो। और डार्क एम्परर थोड़ी देर रुक कर हंसने लग जाता है बहुत ही ज्यादा जोर से और बोलता है कि
तुम तो बहुत ही ज्यादा बहादुर बच्चे हो। अब मुझे समझ में आया कि वोलियंग तुम्हारी इतनी ज्यादा तारीफ क्यों करती थी। फिर हम लोग देखते कि वोलियंग का जिक्र होते ही जिनोक भी नोटिस कर लेता है कि वहां पर वोलियंग भी है, और उसको देखते ही जिनोक बोलता है कि हे वोलियंग, कैसी हो तुम। और उसकी ये बात सुनने के बाद वोलियंग सीधा सीधा डार्क एम्परर के पीछे छुप जाती है, और जिनोक सोच लेता है कि हाँ, ये अभी भी मुझसे नाराज है कि मैंने इससे झूठ बोला था कि मैं इसका चेला हूँ। और डार्क एम्परर बोलता है कि एक बात बताओ, मैं जानता हूँ कि तुम मेरा चेला बनने का झूठा नाटक कर रहे हो। पहले तो मैंने तुमसे बहुत ज्यादा परेशान हो गया था और मैं तुमको पनिश करना चाहता था, लेकिन जब मैं तुमसे मिला और मैंने देखा कि तुम मेरी स्किल को बहुत ही ज्यादा अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हो, तो मैंने अपना माइंड जो है वो चेंज कर लिया। तो क्यों ना अब से तुम एक्टिंग करना बंद कर दो मेरा चेला होने की, और सच में ही मेरा चेला बन जाओ। और ये बात सुनने के बाद वो सभी के सभी लोग जितने वहां पर होते हैं, वो सभी के सभी लोग शौक हो जाते हैं कि क्या डार्क एम्परर खुद से इसको अपना डिसाइपल बनाना चाहते हैं, ये क्या बात हो रही है। और बिग साहब बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो चुका है, और जलन भी महसूस होती है कि काश मैं इसको टाइम पर खत्म कर देता तो आज मुझे ये नौबत नहीं देखनी पड़ती। और जिन्हों बोलता कि ठीक है, मैं बन जाऊंगा। और डार्क एम्परर बोलता कि हो, तुम तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। और फिर जिन्हों बोलता कि नहीं नहीं, मेरी 3 कंडीशन है। और फिर वो बोलता डार्क एम्परर, क्या कहा? कंडीशन, वो भी मेरा डिसाइपल बनने की। और ये बात सुनने के बाद जिनोक बोलता कि सुनो। और फिर जिनोक बोलता है कि जबकि हमारे बीच अब मास्टर डिसाइपल का रिलेशनशिप होने वाला है, तो मैं इतनी तो रिक्वेस्ट कर ही सकता हूँ तुमसे। और ये बात सुनने के बाद वो लियांग और बिग साहब बहुत ही ज्यादा शौक हो जाते हैं, और वो समझ जाते हैं कि अब इसकी मौत आ गई है। अब इसने हद पार कर दी है। एक तो इसको डिसाइपल बनाने वाले थे डार्क एम्पर, अब ये डिसाइपल बनने के लिए भी कंडीशन रखने वाला है। तो अब इसने हद पार कर दी, अब इसको कोई नहीं बचा सकता। और हम लोग देखते कि डार्क एम्परर भी उसकी इस बात से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया है, और वो अपने मन में सोचता है कि मैंने तो तुम्हें थोड़ा सा फेवर दिया था, और तुम्हें लगता है कि दुनिया तुम्हारे कदमों में है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और ये बात बोलकर डार्क एम्परर पावर अप करने लग जाता है अपने डार्क एनर्जी के साथ। डार्क एम्परर को ऐसे पावर अप करता हुआ देखकर एलिस थोड़ा सी टेंशन में आ जाती है, और वो बोलती है जिनों को कि क्या तुम अब भी ठीक हो। और जिनों बोलता है कि टी-बोन को लो और थोड़ा सा पीछे जाओ। और हम लोग देखते हैं कि डार्क एम्परर अभी भी पावर अप कर रहा है, और उससे बहुत ही ज्यादा डिमोनिक एनर्जी निकल रही होती है। लेकिन जिन्हों अपनी शर्तें बताने लग जाता है कि पहली शर्त कि मैं तुम्हारा क्लैन ज्वाइन नहीं करूंगा, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ टेम्परेरी तौर पर स्टूडेंट और डिसाइपल यानी कि मास्टर और डिसाइपल का रिलेशनशिप में आऊंगा, वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पर, ठीक है। सेकेंडली, मुझे भिक्षा चाहिए, वो भी 3 दिनों के लिए, वो भी मेरे असिस्टेंट के तौर पर। और ये बात सुनने के बाद भिक्षा बोलता है कि ये पागल हो गया है, ये पक्का मरना चाहता है डार्क एम्परर के हाथों। और फिर जिनोद बोलता है कि और लास्टली, मेरी थर्ड कंडीशन जो है, वो मुझे वोलियंग चाहिए। और हम लोग देखते हैं कि वोलियंग का नाम लेते ही हमें वोलियंग दिखाई जाती है, जो कि बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो गई है जिन लोग से अभी भी, कि वो इतना ज्यादा हिम्मत वाला है। पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि जिन हुक अपनी 3 शर्तें बता रहा होता है डार्क एम्परर को, उसका शिष्य बनने के लिए या फिर कहें कि उसका डिसाइपल बनने के लिए। और अपनी 2 शर्तें बताने के बाद जैसे ही जिन्हों अपनी तीसरी शर्त बताता है कि उसको वोलियंग भी चाहिए, तो वो जो डार्क एम्परर है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, और वो बोलता है कि वाओ, तुम में तो बहुत ज्यादा हिम्मत है। और वो गुस्से में पागल हो जाता है, और वो पावर अप करने लग जाता है, और वो जिनों के सामने खड़ा हो जाता है। और जिनों उससे बिल्कुल भी नहीं डरता और उसके सामने ही खड़ा होता है। लेकिन उसके पावर अप करने की वजह से वो लियांग और दीक्षा जो वहां पर होते हैं, वो पीछे की तरफ हट जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो मर सकते हैं। और वो यही बोल रहे होते हैं कि हाँ, हमें पीछे हट जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पावर एमिट कर रहे हैं इस टाइम पर। और हम लोग देखते हैं कि डार्क एम्पर जिनोक से पूछता है कि तुम्हारी कोई लास्ट ख्वाहिश हो तो अभी बोल दो, क्योंकि मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। और फिर जिनोक बोलता है कि अगर तुम ये मेरी तीनों शर्त मान लोगे। और ये बोलकर जिनोक अपनी स्किल डार्क हेवनली डीमन एम्पर स्किल को एक्टिवेट कर देता है और पावर अप करने लग जाता है। और पावर अप करते करते ही बोलता है कि तो मैं तुम्हारा स्टूडेंट बन जाऊंगा, और वो 13 की 13 जो डिमोनिक टेक्निक है उनको भी कंप्लीट कर दूंगा, जिनको तुम कभी नहीं कंप्लीट कर पाए। जिन्हों की ये बात सुनने के बाद डार्क एम्पर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, और वो हैरानी के साथ जिन्हों की तरफ देख रहा होता है, और वो अपने मन में सोचने लग जाता है कि इस इंसान को